स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, है ना। तो रदरफोर्ड साहब का जो परमाणु मॉडल था उसका डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड के बाद जो परमाणु मॉडल आता है वो आपका है बोर साहब का परमाणु मॉडल, है ना। नील्स बोर कहते हैं इनको, पूरा नाम होता है, लेकिन शॉर्टकट में बोहर्स एटॉमिक मॉडल लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये काफी लंबा चौड़ा परमाणु मॉडल है ना। ये परमाणु की व्याख्या करने में काफी हद तक सफल मॉडल माना जाता है। ठीक है, आधुनिक परमाणु मॉडल तो इसके बाद आता है, लेकिन बोर मॉडल ने बहुत सारी चीजों को क्या किया था, क्लियर कर दिया था। जो रदरफोर्ड बातें नहीं बता पाए थे वो बातें क्या है, बोहर साहब ने अपने परमाणु मॉडल में उन सभी बातों का एक्सप्लेनेशन दे दिया था। वैज्ञानिक इसी तरीके से आते गए, शुरुआत से आते गए, लास्ट तक क्या है ये कंप्लीट हो गया था। पूरी जानकारी परमाणु मॉडल के विषय में हो गई थी, है ना। इसी तरीके से आप अभी जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्त सारणी वाला चैप्टर, है ना। तो आवर्त सारणी वाले चैप्टर में भी आपको क्या मिलता है, उसमें भी देखेंगे कि आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, धीरे धीरे बनाते बनाते आवर्त सारणी पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा रदरफोर्ड साहब ने जो परमाणु मॉडल में बताया था अपनी बातें, उन्हीं बातों को बोहर साहब ने आगे एक्सप्लेन किया है ना। हालांकि इससे पहले सिद्धांत और आए थे, जैसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत वगैरह, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। मैक्सवेल की थ्योरी आई थी, है ना भाई। रदरफोर्ड साहब ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, इतनी बात बताई थी केवल कि चक्कर लगाता रहता है। और उसमें क्या होता है कि जब ये कमी उनकी लिमिटेशन में बन गई थी कि जब चक्कर लगाता रहता तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर गिरकर नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा लॉजिक ये लगा दिया था कि इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन गिरता इसलिए नहीं है नाभिक में क्योंकि वहां पर क्या है, आकर्षण बल लगता है ना भाई। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस चारों ओर रोटेट कर रहा है जैसे, तो यहां पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अभिकेंद्री बल, जो केंद्र की ओर लगता है, सेंटर की ओर खींचने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा लगता है अपकेंद्री बल, जो बाहर की ओर धकेलने का काम करता है। तो दोनों बल क्या है, एक दूसरे को संतुलित किए रखते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, ये एज इट इज एक जनरल एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी है आपकी, वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है ना। तो आखिर क्या होता, अट्रैक्शन तो उसके बीच में भी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो फिर पृथ्वी को क्या है, सूर्य के पास चले जाना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था उसमें जाकर के, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है। वो अपने ही अक्ष पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, सूर्य के द्वारा आकर्षण बल तो लगता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो एक अंदर की ओर खींचने वाला फोर्स लगता है, और दूसरा ये भी होता है कि एक अंदर से बाहर की ओर धकेलने वाला भी फोर्स लगता है। तो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको। ठीक है, और बाहर की ओर धकेलने वाला जो बल लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उसको। तो ये दोनों बल क्या करते हैं, एक दूसरे को संतुलित बनाए रखते हैं। इसलिए वो अपनी स्थिति पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। या पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह है वो चारों चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, कि पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होते, या अन्य ग्रह या पृथ्वी जो है सूर्य की ओर आकर्षित नहीं होती। तो दोनों बल क्या करते हैं, एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप मेले वगैरह में जो मौत कुआं वगैरह देखते हैं जिसमें गाड़ी चलाते रहते हैं, तो उसमें भी तो यही दोनों फोर्स लगते हैं। एक अंदर की ओर फोर्स लगता है और एक बाहर की ओर फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को संतुलित किए रखते हैं। इसीलिए कोई भी वस्तु संतुलित अवस्था में अपने अक्ष पर किसी एक वस्तु के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, तो जहां जहां भी ये आप देखते हैं, जहां भी आप देख लें, है ना, अगर एक वस्तु के चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है तो वहां पर ये दोनों बल हमेशा लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इन्हीं फोर्स की वजह से वो वस्तु गतिमान है, गति करती रहती है। ठीक है, तो ये बात तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर भी लागू। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इस नाभिक के चारों ओर घूमता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि इसके अंदर गिरता नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज ये बताया, अब रदरफोर्ड से जब कहा गया था कि ये आखिर गिरता क्यों नहीं, तो थोड़ा सा इसके विषय में बता दिया कि अट्रैक्शन की वजह से नहीं गिरता है, बल लगता है। लेकिन उसके बाद जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपके नील्स बोहर साहब ने कहा। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना, वो कक्षाएं क्या होती है कि निश्चित ऊर्जा युक्त कक्षाएं होती हैं।
ये जो कक्षाएं हैं उन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है और प्रत्येक कक्षा की जो त्रिज्या है वो फिक्स होती है, जो एनर्जी है ऊर्जा वो फिक्स होती है। ठीक है, तो ऊर्जा हो गई, त्रिज्या हो गई, ये सब क्या होता है प्रत्येक कक्षा का फिक्स रहता है। प्रत्येक कक्षा की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे पहली वाली कक्षा है, तो पहली वाली कक्षा में हमने मान लिया कि जैसे पहली कक्षा की एनर्जी है 50 किलो जूल। यहाँ पर जैसे मान लिया कि ये आपकी है 50 किलो जूल। पहली कक्षा की एनर्जी कितनी है 50 किलो जूल। तो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी निश्चित होती है, ये भी बता दिया। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 50 किलो जूल होगी वो क्या करेगा पहले वाली कक्षा में या पहले वाले कोष में क्या करेगा चक्कर लगाता है। ठीक है, दूसरे वाले की एनर्जी मैंने मान लिया कि 60 जूल, 60 किलो जूल। जूल या किलो जूल वो आप पर डिपेंड करता है क्या मान सकते हैं, ये केवल समझने के लिए माना जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे वाले की ऊर्जा कितनी है 60 किलो जूल। तो अब जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 60 किलो जूल है वो इस वाले कक्ष में चक्कर लगाएगा दूसरे वाले में। तीसरे वाले की मैंने मान लिया 70 किलो जूल है। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 70 किलो जूल है वो इसमें चक्कर लगाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाले में मैंने मान लिया कि 80 किलो जूल है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 80 किलो जूल है वो लास्ट वाले कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसीलिए कहा गया है कि निश्चित ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा युक्त कक्षा में क्या करता है चक्कर लगाता है। और इन सभी की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो ही फिक्स होती है। जैसे पहले वाले की त्रिज्या हमने मान लिया कि यहाँ नाभिक से इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है, दूसरे वाले की मान लिया R2 है, तीसरे वाले की मान लिया R3 है, चौथे वाले की मान लिया कि R4 है। तो R1 R2 R3 प्रत्येक कक्षा की जो त्रिज्या है वो भी क्या रहती है फिक्स रहती है। तो फिक्स एनर्जी है, फिक्स त्रिज्या है, कक्षाओं की ऊर्जा फिक्स रहती है। अब इन कक्षाओं को क्या है, तो इन कक्षाओं को इन्होंने नाम भी दे दिया था कि पहली वाली कक्षा को हम K कहते हैं, दूसरे वाले को L कहते हैं, तीसरे वाले को M कहते हैं, चौथे वाले को N कहते हैं, है ना। ये K L M N है ना, इस तरीके से कक्षाओं का नाम दिया है। और एक स्पेशल शब्द भी इनके लिए दिया, इनको कहा है कोष। ठीक है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष। ठीक, तो ये हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है, इस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर समय क्या होती रहती है चेंज रहती है। जैसे यहाँ पर घूम रहा इधर की ओर, तो इस कंडीशन पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आ गया तो ये डायरेक्शन, यहाँ पर चला गया तो ये डायरेक्शन, और यहाँ पर चला गया तो ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होती रहती, चेंज रहती रहती। तो जब इसका वेग वेलोसिटी जो इसकी है वो चेंज होती रहेगी तो वहां पर इसके अंदर एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर एनर्जी का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इसका मार्ग क्या होता रहता है चेंज होता रहता है। ये पिछले सिद्धांतों में भी बता दिया गया था, मैक्सवेल की थ्योरी वगैरह। देखिए मैक्सवेल की थ्योरी वगैरह जो आपको है वो फिजिक्स में पढ़ने को मिलती है, केमिस्ट्री में आपकी थ्योरी वो नहीं आती है। लेकिन सिद्धांत के बीच में ये टॉपिक आए थे, मैक्सवेल वगैरह वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो भी अपनी बातें बता दी थी इलेक्ट्रॉन के विषय में। ठीक है, तो इसके विषय में और ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की थ्योरी थी जहां से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती रहती है जिसकी वजह से उसमें क्या होता है एनर्जी का उत्सर्जन होता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने सिद्धांत में बताई है बोहर साहब ने। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम आपको पॉइंट लिख करके बता देते हैं कि इन्होंने कौन कौन से पॉइंट में कौन कौन से और क्या बातें अपने परमाणु मॉडल में बताई है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या इन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो पॉइंट आपको बताए गए हैं उसमें क्या बताया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा बोहर साहब ने कौन कौन सी बातें बताई है। लिखा हुआ कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं कोष कहते हैं। तो बता दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है उनकी ऊर्जा क्या है फिक्स है, वो क्या है निश्चित कक्षाएं हैं, उनकी त्रिज्या भी क्या है निश्चित है। तो सारी चीजें यहाँ पर क्या है फिक्स हैं, निश्चित हैं। ये पॉइंट पहले में बता दिया और इन कक्षाओं को इन्होंने क्या कहा है कोष कहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखा हुआ कि एक निश्चित ऊर्जा की स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
है ना, जो मैक्सवेल साहब की थ्योरी है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत वगैरह, है ना, उसमें पढ़ाया जाता है इसको। तो यहाँ पर बताया गया कि इसमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा तो उसकी ऊर्जा में कोई भी कमी या ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ह्रास का मतलब कमी, यानी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, इनमें उपस्थित कोषों को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसमें जो कोष हैं KLMN, ठीक है, इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और KLMN अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो आपके कोष हैं उनको क्या है, KLMN अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। और इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो आपको बताए गए थे वो इसमें यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं कि 3rd नंबर पॉइंट आपका क्या कहता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका जो कोणीय संवेग होता है ना, कोणीय संवेग। देखिए, जब कोई भी वस्तु या जब कोई भी पदार्थ किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो उसको हम जब संवेग निकालते हैं उसको कोणीय संवेग। ठीक है, वहां से कोण बनता है सेंटर से उसके। ठीक है, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पदार्थ एक लीनियर रेखीय मार्ग पर चक्कर लगाता है उसको उसका रेखीय संवेग कहते हैं। तो P बराबर mv वो फार्मूला हो जाता है। यहाँ कोणीय संवेग की बात चल रही, कोणीय संवेग को L से लिखते हैं और L बराबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए mvr हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहा है, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार कक्षाओं में। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ या कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी कण वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वहां पर हम उसका लिखते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, ये वहां पर लिखते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को L से लिख देते हैं। ठीक है, तो कोणीय संवेग में होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, m कर देंगे। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वेग, उसको हम v कर देते हैं। ठीक है, रेडियस कितनी है तो रेडियस है r। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं r। तो कोणीय संवेग L बराबर mvr हो जाएगा। अगर रेखीय संवेग किसी वृत्ताकार मार्ग, ये रेखीय मार्ग पर ऐसे गति करे। ठीक है, मान लिया इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगा रहा हो, चक्कर लगा रहा हो या इस पर गति कर रहा हो, तो ये क्या है, रेखीय मार्ग है, लीनियर मार्ग है। तो यहाँ पर लिखते हैं रेखीय संवेग P बराबर mv। ठीक है, तो रेखीय संवेग ये होता है। कोणीय संवेग वो होता है कि जब कोई वस्तु गोलाकार मार्ग या वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है इसलिए कोणीय संवेग L बराबर mv r हो जाएगा। ठीक है, ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये आपकी रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। तो बताया गया कि जो कोणीय संवेग है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूरे में गुणा होना चाहिए। पूर्ण का मतलब पूरी तरह, गुणज का मतलब गुणा। ठीक है, जैसे यहां पर कहा जाए, है ना, कोई मान लिया एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा कि कोई संख्या 3 का पूर्ण गुणज है, तो 3 का पूर्ण गुणज क्या होता है, इसका मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 3 के गुणे में होने चाहिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पची 15, 3 छंग 18, 3 से 21, तो वो 3 के गुणे में होनी चाहिए। ठीक है, 5 के गुणे में कहा गया तो 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20, तो इस तरीके से उस संख्या के गुणे में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा गया कोणीय संवेग NH अपान। अब n क्या है, यहाँ पर n क्या है, तो n यहाँ पर एक प्रकार से कोस को रिप्रेजेंट करता है, कोस को। ठीक है, तो n क्या करता है, कोस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और यहाँ पर n का जो मान हो सकता है वो 1 से लेकर के कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए ये पहला कोस, ये दूसरा कोस, ये तीसरा कोस, ये चौथा कोस, ये n का मान 1, ये n का मान 2, ये n का मान 3, n का मान 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है n का मान। तो ये हो गया n का मान। अब जो भी रखेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पर 1 रख दिया, अगर पहले कोस के लिए बात कर ली जाए, देखिए कोणीय संवेग क्या होगा, L बराबर mvr होगा। तो कोणीय संवेग क्या है, m। ठीक, मास है। पहले के लिए देखिए पहला कोस क्या ये वाला है, तो पहले कोस में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या मान ले, v1 मान लें।
तो m हो जाएगा v1 हो जाएगा। रेडियस पहले कोष की कितनी है r1, ये देखिए, तो m v1 r1 बराबर क्या होगा देखिए h अपॉन 2 पाई। ये देखिए पहले वाले कोष के लिए कोणीय संवेग लिख दिया है ना, ये कोणीय संवेग है। m देखिए कोणीय संवेग क्या होता है, L बराबर mvr होता है, तो mvr बराबर ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, चाहे L लिख दीजिए चाहे इसकी जगह पर ये लिख दीजिए। तो यहाँ पर m v1 r1 बराबर h अपॉन 2 पाई, ये पहले कोष के लिए, यानी यहाँ पर क्या था n का मान 1 था। ठीक है, दूसरे के लिए लिखना चाहे सेकंड वाले कोष के लिए तो n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर m v2 r2 बराबर 2h अपॉन 2 पाई, देखिए हो जाएगा, ये देखिए 2 है। ठीक, अब इसके लिए अगर काटना भी चाहे तो काट सकते, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना होगा h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक, तो ये n बराबर किसके लिए है 2 के लिए है। ठीक है, या ऐसे भी लिखा रहने दें तो 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख देते हैं। ठीक, तो ये 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ये किसके लिए था, तो ये n बराबर 2 के लिए है। इसी तरीके से 3 के लिए तो m और उसके बाद v3 फिर r3 हो जाएगा, m v3 r3। ये तीसरे वाले कोर्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v3 है, r3 है। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से है। तो n का जो भी मान होगा उसी के हिसाब से आपकी रेडियस त्रिज्या वगैरह बनती चली जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा था कि कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोणीय संवेग मैंने आपको निकाल के बता दिया। m का मान क्यों नहीं बदल रहा, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा भाई, जो वस्तु घूम रही है तो उसका द्रव्यमान थोड़ी ना बदलेगा, इसलिए यहाँ पर m1 m2 m3 नहीं आएगा, m तो फिक्स ही रहेगा भाई। वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, रेडियस अलग अलग हो सकती है कि नहीं, लेकिन आपका जो मास है, मास कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए ये लिखा हुआ है, इसके बराबर लिख सकते हैं, यहां पर दिखा भी सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, कहता कि स्थायी वृत्ताकार कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन पर 2 विपरीत बल, अपकेंद्रीय बल व अवकेंद्रीय बल कार्य करते हैं, जिससे वह वृत्ताकार मार्ग में गति करता रहता है या वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ये बात मैंने अभी बता दी थी आपको, सूर्य और पृथ्वी वाली कि जो चक्कर लगा रही है वो अपकेंद्रीय बल अवकेंद्रीय बल दोनों बल कार्य करते हैं। तो इसलिए वो क्या है, वस्तु सेंटर में अपनी जगह पर क्या करती है, गति करती रहती है, यानी दोनों बल एक दूसरे को संतुलित किए रखते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन भी होता है। अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर खींचने वाला बल क्या है इसका, एक प्रकार से स्थिर बेल्ट आकर्षण बल उसको कहते हैं। आगे डेरिवेशन करेंगे, जब फोर्स निकालेंगे, वेग निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, ये सब कैलकुलेशन करेंगे, अनुप्रयोग में पढ़ेंगे ये सब टॉपिक, तो वहां पर बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें आपका कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है, तो दोनों बल संतुलित रहते हैं। ठीक है, और ये आराम से गति करता रहेगा इस मार्ग पर। तो ये इसका रीजन बताया गया कि क्यों घूमता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब आगे उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि स्क्रीन पर लगा देते हैं अगले पॉइंट, क्योंकि थोड़ा सा लार्ज पॉइंट है, थोड़ा सा बड़े हैं, है ना। तो इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ पूरी बातें। चलिए फिर देखिएगा, अब चौथा पॉइंट आपका यहाँ लिखा था, 5वां पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें बताया क्या गया है, समझाया क्या। तो पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ कि पॉइंट्स में लिखा क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है। कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, कूदता का मतलब जाता है, ठीक है, तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ठीक है, अब एक ऊर्जा स्तर से यहाँ या वहां से यहाँ, ठीक है, जाएगा या आएगा, भाई ये ऊर्जा स्तर है। अगर ऊर्जा स्तर को और ठीक से समझना चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने, मान लिया N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है। ठीक है, तो ये ऊर्जा स्तर बना दिया। तो कह रहा कि इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ चला जाए। ठीक है, अब जाए और फिर वहां से यहाँ आए, तो इलेक्ट्रॉन जाए या आए एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो क्या होता है, हाँ करके
जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। भाई जब नीचे से क्या होगा, यहां से ऊपर की ओर जाएगा तो उसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, है कि नहीं भाई? आप ही है। आप क्या करते हैं, आपको जब एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कहीं से प्राप्त होगी, तभी तो क्या करेंगे, आप एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाएंगे, या एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहला तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा। या फिर मान लीजिए अगर इसके टर्म में ना समझिए तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या है, कोई ना कोई साधन चाहिए, है ना? तो वो क्या होता है, एक प्रकार से आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यहां से एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, उसके आगे क्या बताया गया है कि इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती, इस अवस्था को अनुत्तेजित अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब आएगा तो एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है, उसको अनुत्तेजित अवस्था कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अतः इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर पर गिरकर स्थायित्व प्राप्त करता है तथा ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करता है, जिसके स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्राप्त होती हैं। कहता है कि जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहा है तो वो क्या करता है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा इलेक्ट्रॉन तब वहां पर क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में विवग्योर, है ना? विवग्योर, जब सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से पास किया जाता है तो 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड दिखता है वहां पर, हाईस्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो विवग्योर नाम के जो कलर हैं वो आपको वहां पर दिखाई देते। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित किया जाता है। और इस ऊर्जा को जब हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रिज्म से पास करते हैं तो यहाँ भी हमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम की बात बता रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहता है कि यदि E1 तथा E2 क्रमशः पहले और दूसरे ऊर्जा स्तर को, ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के मान, ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के मान हो तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा को डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। अब कहीं ऊर्जा डिफरेंस निकालना होता है तो हम E2 माइनस E1 कर देते हैं। ठीक है, यानी बाद की ऊर्जा और फिर पहले की ऊर्जा। ठीक है, तो बाद की ऊर्जा से पहले की ऊर्जा को घटा करके हम डेल्टा ई का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। उसके बाद देखिए इसमें और क्या बताया गया, आगे कहा गया कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एच न्यू की इकाइयों में होता है। एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, आइंस्टीन की समीकरण पढ़ा होगा। तो कह रहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है वो एच न्यू के रूप में करता है। ठीक, एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, अर्थात परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, जहां न्यू विकिरण की आवृत्ति तथा एच क्या है, प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, तो न्यू क्या है, आवृत्ति है, और एच क्या है, आपका प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके बोहर साहब के परमाणु मॉडल के कुछ मुख्य बिंदु, है ना? तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। एनर्जी अगर आपको निकालना है तो E2 माइनस E1 कर दीजिए, एनर्जी निकल आएगी। बाकी ये मैंने कोणीय संवेग आपको बता ही दिया है, n के मान में जो भी बोला जाएगा वो कोणीय संवेग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी लेवल की बात। अब स्पेक्ट्रम की जब बात आती है तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है ना? यहाँ पर सतत स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। लगातार अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो सतत स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यू। और अगर क्या है, असतत यानी ऊर्जा को लगातार उत्सर्जित ना करे तो वहां पर हमें क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रकाश के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। और यहाँ पर उत्सर्जन जो करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बोहर साहब का परमाणु मॉडल। जो जनरल सामान्य कुछ बातें थी, 2-4 पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिया है ना? इसका डायग्राम ये यहाँ पर बना हुआ है, या स्क्रीन पर भी मैं अभी आपके डायग्राम लगा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। चाहे उसको देख करके बना सकते हैं, उसको बना लीजिएगा ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें तो मैंने मान लिया ये सब जूल वूल दिखा दिया है, उसमें आपको जूल वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, R1 R2 R3 ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना? एक जनरल सा डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, तो ये रहा हमारे बोहर साहब का परमाणु मॉडल। ठीक है, जो जनरल बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।